साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है। हम हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को मनाते हैं। वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और आज ही के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। और उनका स्टेटमेंट भी ये है कि स्वच्छता ही सेवा है। क्विट इंडिया क्लीन इंडिया उनका नारा था। क्विट इंडिया का तो सपना पूरा हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बट क्लीन इंडिया का सपना अभी उनका अधूरा है। तो इसके लिए हमें प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और स्वच्छता पर काम करना है। हमें अपने आसपास घर सारी चीज़ों को साफ सुथरा रखना है और ये उनके सपनों को पूरा करना है और हमें गांधी के सपनों का भारत बनाना है। गांधी के सपनों का भारत था कि सभी लोग मिलजुल करके रहें, भाईचारे के विचार से रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, ये उनका सपना था। और इसके लिए वो लगातार काम भी करते थे और जैसा कि अपने आंदोलनों में हमेशा वो कहते थे कि हमें सबका साथ चाहिए और सबको ले करके चलने की बात करते थे। अब हम थोड़ी सी उनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी पोरबंदर से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा भी वहीं गुजरात से ही प्राप्त की और बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ पे आधुनिकीकरण को पूरी तरह से सीखा नज़दीक से। और वहाँ पर ये जान पाए कि आज का इंग्लैंड क्या है और इंग्लैंड में कैसे लोग रहते हैं, कितने आधुनिक तरीके से, और हमारा भारत कितने पीछे है। और वहाँ पे की परिस्थितियों का अवलोकन किया और उस चीज़ को वो भारत में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और जब भारत वापस आए तो भारत वापस आने के बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद उनके पिता की ये सलाह थी कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, कोई बिजनेस या कुछ भी, या वकालत की हो तो ये करना चाहिए। तो उसके लिए वो एक बार अफ्रीका गए थे एक मुकदमे के सिलसिले में। और जब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे डरबन से विक्टोरिया स्टेशन के लिए, तो वहाँ पे अंग्रेजों द्वारा उन्हें काला समझ करके ट्रेन से धक्का दे दिया गया, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास बोगी में यात्रा कर रहे थे। और उस समय अंग्रेजों का ये रूल था कि कोई भी काला आदमी फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि उसी समय गांधी जी ये निश्चय किए कि जिस तरह से तुम हमें आज ट्रेन से धक्का दिए हो, अब हम एक दिन तुम्हें अपने देश से धक्का दे करके बाहर कर देंगे। और जब वो होटल में गए तो होटल में उन्हें कमरा नहीं मिला और सारे पब्लिक प्लेस में उन्हें अवहेलना होती थी और उसका सामना करना पड़ता था। इसके लिए वो वहीं पे सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्य अहिंसा और सत्याग्रह ये उनके हथियार थे। लगभग 20 से 21 सालों तक वहाँ का संघर्ष किए और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे और भारतीयों के हो रहे अत्याचार के लिए वो लड़ाई लड़े और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब भारत वापस आए तो वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें ये सलाह दिया कि आप भारत भ्रमण पर निकलिए और भारत की जो परिस्थितियाँ हैं उसका अवलोकन करिए, कहाँ पे क्या समस्याएं हैं और क्या कैसे उसको हैंडल करना है, इसके बारे में सीखिए। तो इसी क्रम में जब भारत भ्रमण पर निकलते हैं तो सबसे पहले वो बिहार जब पहुँचते हैं तो वहाँ की किसानों की समस्या ये थी कि उन्हें अंग्रेज सरकार के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। जिन खेतों पे उन्हें अपने अन्न के लिए खेती करना होता था, करने की इच्छा थी, उस पे जबरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जाती थी। इसके लिए वो चंपारण में मूवमेंट किए और फिर उसके बाद यही परिस्थितियाँ थी खेड़ा में, गुजरात में। और खेड़ा में भी आंदोलन किए और अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनके लिए आंदोलन चलाए। इसी तरह से आंदोलन उनका चलता रहा। और उस समय जब वो भारत वापस आए तो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था 1914 से 18 के समय। और जब भारत में आए तो वो अंग्रेजों से मिले। अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा सहयोग करिए और
भारतीयों से कहिए कि हमारे लिए युद्ध लड़ें, अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो आप इस देश को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन युद्ध जीत भी गए और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बदले वो भारत को स्वतंत्र करने के बजाय रॉलेट एक्ट लेकर आ गए। और रॉलेट एक्ट में ये था कि किसी भी भारतीय को बिना किसी कानून के जेल हो सकती है अगर वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करता है। तो इसके लिए पूरे भारतीयों में बहुत गुस्सा था और गांधी जी भी इसका पुरजोर विरोध किए। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला नामक इंसिडेंट भी इसी को लेकर के हुआ, लोग उसका विरोध कर रहे थे तो जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई और बहुत सारे लोग मारे गए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि हमें अब ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना है, हमें अब नॉन कोऑपरेट करना, उसे असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किए वो। और उसी आंदोलन के पहले एक और आंदोलन चला था खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन में वो मुस्लिम लीग के द्वारा चलाया जा रहा था। उसमें भी गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए अली बंधुओं का साथ दिया और उनको भी इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश किया। और असहयोग आंदोलन में ये था कि हमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना है। इसके लिए गांधी जी ने सभी से आग्रह किया कि जो जिस पद पे काम कर रहा है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, कोई वकील है, कोई क्लर्क है, जहाँ पे भी काम कर रहा है, सब लोग ब्रिटिश सरकार का असहयोग करें और अपना पद त्याग दें और हमारे साथ आंदोलन में आए। और लोगों ने पुरजोर तरीके से गांधी जी का समर्थन भी किया। उस समय नए नए लीडर आए आंदोलन से जुड़े, भगत सिंह, और उसी समय हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके साथ जुड़े। सुभाष चंद्र बोस ICS एग्ज़ाम पास करके कलेक्टर का पद मिला था, उसको छोड़ कर के आंदोलन में कूद गए, सारे लोग आए। लेकिन आंदोलन बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा। लेकिन एक इंसिडेंट हो जाने के कारण जो 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे 22 पुलिसकर्मियों को भीड़ द्वारा जिंदा जला देने की वजह से गांधी जी क्षुब्ध हो गए और आंदोलन वापस ले लिए। और आंदोलन वापस लेने का कारण ये था, गांधी जी को लगा कि आंदोलन हमारा उग्र हो रहा है और अगर हम उग्र हुए तो ब्रिटिश सरकार हमारे आंदोलन को दमन कर देगी, क्योंकि 1857 में यही हुआ था और गांधी जी ये चाहते नहीं थे और आंदोलन वापस ले लिए। बहुत सारे नेता इधर उधर बिखर गए। कुछ जो नवयुवक थे वो क्रांति करने के पक्ष में चले गए और कुछ कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी बनाए। गांधी जी उसका समर्थन भी किए। बेलगांव में सम्मेलन हुआ कांग्रेस का 1924 में, वहाँ पे गांधी जी स्वराज पार्टी को समर्थन भी दिए। और उसके कुछ समय बाद साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन और ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी ने फिर से ये डिसीजन लिया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। इसके लिए उन्होंने उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसको 11 सूत्री मांगों का एक पत्र लिखते हैं कि हमारे जो ये कुछ प्राथमिक मांगे हैं इसको अगर पूरा कर लिया जाए तो हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। उसमें ये था कि जो नमक है वो सबकी प्राथमिक जरूरत है और उस पर जो इतना टैक्स लगाया गया उस टैक्स को कम कर दिया जाए। लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई और गांधी जी ने निर्णय लिया कि हम सविनय अवज्ञा करेंगे। सविनय असहयोग में ये अंतर था कि सविनय में ये भी था कि हम असहयोग भी करेंगे, साथ साथ ब्रिटिश सरकार का विरोध भी करेंगे, और किए भी ऐसा। और जिससे परेशान होकर के उस समय इरविन ने ये डिसीजन लिया कि उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, लेकिन गांधी जी उसमें भाग नहीं लिए। 1930 में प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें गांधी जी भाग नहीं लिए। और जब दोबारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए उनको बुलाया गया तो हालांकि उसमें गांधी जी भाग लिए और जब समुद्र के रास्ते वो ब्रिटेन पहुँचे तो जब वहाँ पे राजा से मिलने गए जॉर्ज पंचम से, तो जो ADC था उनको ये सारी चीज़ें बताया कि
आपको ऐसे बात करना है, ऐसे करना है, ऐसा कपड़ा पहनना है, कोट पहनना होगा, क्योंकि इतना बड़ा राजा उसके सामने ऐसे आप धोती पहन के नहीं जा सकते। लेकिन गांधी जी ने निर्णय लिया कि नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे। तो जो उनका जो जाट पंचम का जो एडीसी था, उसने कहा कि सरकार वो तो एकदम नंगा व्यक्ति है, आप कैसे उससे मिलेंगे। तो उसने कहा कि यार चलचित्र तो कहता था कि अर्धनग्न है, एकदम से नंगा है, थोड़ा एक बार उससे मिल तो लेते हैं। तब उस समय विश्व का सबसे सशक्त व्यक्ति जार्ज पंचम के सामने भारत का एक सीधा साधा लाठी लिए हुए व्यक्ति प्रस्तुत हुआ और अपनी बात पूरी मुखरता से रखे। हालांकि बात बन नहीं पाई। गांधी जी जब वापस आए तो लोगों ने उनका स्वागत किया और गांधी जी ने कहा कि हमने कोशिश पूरा किया, लेकिन आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। हालांकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। और फिर उसके बाद फिर से आंदोलन शुरू करते हैं। कुछ समय बाद आंदोलन खत्म हो जाता है। अगला जो उनका आंदोलन की शुरुआत थी वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। मुंबई के ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत होती है और उसी समय गांधी जी ये एक नारा दिए थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी दिए थे। और कुछ समय बाद 1947 में, आपको पता ही है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसमें काफ़ी योगदान रहा। सारी चीज़ों को देखते हुए गांधी जी का को हम याद करते हैं। और 30 जनवरी 1948 को एक विरोधी के द्वारा, जिसे नाथूराम गोडसे कहा जाता के नाम से जानते हैं, उसी के द्वारा इनको गोली मार दी गई और गांधी जी का एक दुखद अंत हुआ। और उस अंत पे कुछ सारे विश्व के तमाम लोग शामिल हुए और उसका एक स्टेटमेंट है, उसी को हम आपको सुनाते हैं और इसी के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। जिस महान संत को हमारी श्रद्धांजलि अर्पित है, सदा वह सादगी से जिया, ना कोई घर बार, ना कोई प्रपंच, ना कोई पदवी थी, ना कोई वादा था। महात्मा गांधी किसी सेना के कमांडर नहीं थे, ना ही किसी विशाल राज्य के शासक थे, ना उनकी पहुंच विज्ञान के क्षेत्र में थी, ना कला के क्षेत्र में। लेकिन तब भी आज के दिन दुनिया भर के शासक और लोकनायक इस खद्दरधारी काले आदमी को, जिसने अपने देश को आज़ादी दिलाई, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कथन है कि गांधी जी ने ये जो कुछ किया, सब एक सीधा साधा व्यक्ति, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको ये बड़ी मुश्किल से विश्वास होगा कि हाड़ मांस का भी ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।